आज हम फिरोज शाह तुगलक पे बात करेंगे। 20 मार्च 1351 जब मोहम्मद बिन तुगलक सिंध या ठट्ठा वहाँ कैंपेन कर रहे थे तब उनकी डेथ हो गई। तो उस टाइम उनकी जो आर्मी या उनका जो कैंप था उसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग थे। उसके बाद बहुत सारे उनके ऑफिसर्स दिल्ली में थे और फिर उस टाइम के जो प्रोविंसेस थे उनके तमाम प्रोविंसेस के गवर्नर्स थे। अब ये था कि जो ये मतलब मोहम्मद बिन तुगलक अब वो दुनिया में न रहे तो अब क्या किया जाए। यानी बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि अब उनका कोई जानशीन तख्त पे बैठे। तो देखिए इसमें एक बात ये थी कि ना तो उनका कोई अपना बेटा था और ना ही वो कोई विल लोगों के सामने रख के गए थे। तो इस तरह से एक कियास था पूरे कैंप में। अब कैंप में बड़ी मतलब एक तरह की राय नहीं थी बल्कि डाइवर्जेंट ओपिनियंस थे। हमें एक बात यहाँ पे पता चलती है कि उस टाइम जो अमीर कज़गान जो ट्रांसओक्सियाना का मंगोल रूलर था उसने एक आर्मी जनरल अल्तुन बहादुर भेजा था मोहम्मद बिन तुगलक की मदद के लिए। तो उनकी आर्मी को अब ये डर था कि अगर ये यहाँ पे बैठ गए तो ये कोई कब्जा ना कर ले यहाँ, यानी अगर हमला इनने आर्मी पे किया उसके बाद शायद ये कब्जा ही कर ले। तो उनने किसी तरह पैसे दे के उनको कहा कि आप यहाँ से दूर रहे। लेकिन फिर भी जब ये आर्मी वहाँ पे थी तो इस पर एक हमला हुआ। वो था ये जो मंगोल एक वहाँ पे था तामशरीन खान, तो उसने हमला किया आर्मी पे। अब देखिए आर्मी यहाँ पे थी तो जब ये हमले हुए और डर था कि कोई मंगोल अटैक ना हो जाए, कोई सीरियस अटैक ना हो जाए, तो इस तरह से मुख्तलिफ ओपिनियन सामने आ गए कि अब कौन मोहम्मद बिन तुगलक को सक्सीड करेगा, यानी अब दिल्ली का सुल्तान कौन बनेगा। इसमें हम देखते हैं कि एक ओपिनियन ये जो कंसेंसस बिल्ड हो गई वो थी कमालुद्दीन फिरोज। उनको कहा गया कि अब ये दिल्ली के सुल्तान बनेंगे। लेकिन उस टाइम एक और कंटेंडर थी, उनका नाम था ये जो मोहम्मद बिन तुगलक की बहन थी उनका नाम था खुदावंद। तो जब उनके सामने ये बात चली गई कि अब कमालुद्दीन यहाँ पे सुल्तान बनेंगे तो वो चाहती थी उनका बेटा जो दवार मलिक वो यहाँ का सुल्तान बने। तो फिर उनको कन्विंस किया गया कि इनको अमीर हाजिब बनाया जाएगा, लेकिन आप कमालुद्दीन के हक में तैयार हो जाए कि ये यहाँ का सुल्तान बने। इसी टाइम जब कैंप वहाँ पे ठट्ठा में था तो वहाँ पे तातार खान जो कि एक कैप्चर्ड मंगोल प्रिंस था उसने फिरोज शाह तुगलक का हाथ पकड़ के कहा कि आप दिल्ली के सुल्तान बने। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में ये बात थी कि इनिशियली वो तैयार नहीं थे इस चीज़ के लिए कि वो दिल्ली के सुल्तान बने, लेकिन वो आखिरकार उसने टाइम मांगा और फिर 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद वो दिल्ली के सुल्तान बन गए। अब यहाँ से ठट्ठा से मार्च करना था दिल्ली की ओर। तो ये 1351 की बात है। वो 24 मार्च 1351 यहाँ पे जो फिरोज शाह तुगलक थे वो दिल्ली के सुल्तान बन गए। अब देखिए यहाँ यानी कि एक लीडर आर्मी को मिल गया, हमने मार्च स्टार्ट किया। तो हमें ये एक बात जो पता चलती है कि उस टाइम जो खुदावंजाद ये जो यानी बेगम थी उसने कुल्ला वो जो एक रॉयल हैट है वो मोहम्मद बिन तुगलक को मतलब फिरोज शाह तुगलक के सर पे उन्होंने खुद रखी। हालांकि फिर उन्होंने एक उसके खिलाफ एक साजिश भी की थी। तो यहाँ से फिरोज शाह तुगलक दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अब बड़ा उनको ट्रेन किया गया था इस चीज़ के लिए, नहीं कि अचानक से वो दिल्ली के हुक्मरान बन गए। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में हमें ये पता चलता है कि वो गियासुद्दीन तुगलक के भाई के बेटे थे। यानी गियासुद्दीन तुगलक का भाई था, उसका नाम था रजब। तो रजब का जो बेटा था वो यही जिसको हम कहते हैं कि रजब का बेटा मतलब फिरोज शाह तुगलक था। तो उनकी जो मदर थी वो एक जाट लेडी थी, उनका नाम था बीबी नाला या नाइला। तो वो एक जो राजा थे वहाँ पे रानमाल भट्टी उनकी बेटी थी। तो फिरोज शाह तुगलक ये मतलब आप समझे कि गियासुद्दीन तुगलक के भाई के बेटे थे। उनके 2 और बेटे थे,
फिरोज शाह, लेकिन फिरोज शाह को बड़ा इसके लिए ट्रेन किया गया था मेरे हाजी मोहम्मद बिन तुगलक के बड़े करीबी रहे थे वो। अब जब वो मार्च कर रहे थे तो उस टाइम दिल्ली में कन्फ्यूजन हो गया। उस टाइम के जो बड़े वहाँ पे नोबल थे ख्वाजा जहां अहमद अयाज, तो ख्वाजा जहां अहमद अयाज को ये कहा जाता है कि उनको ये इतला मिली थी कि मतलब फिरोज शाह की भी डेथ हो गई, तो दैट इज वाई कि उन्होंने दिल्ली के तख्त पे एक लड़का बिठा दिया कि ये दिल्ली का सुल्तान है। और आप देखोगे कि यहाँ पे उनके खिलाफ जंग हो गई, जंग में वो हरा दिए गए, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ये चाहते थे कि ख्वाजा जहां को माफ़ किया जाए, क्योंकि वो एक प्रोमिनेंट नोबल रहे थे दिल्ली में, मोहम्मद बिन तुगलक के साथ वो करीब, और खुद वो मतलब बेटा कह के इनको पुकारते थे फिरोज शाह तुगलक को। लेकिन वहाँ पे जो अब नई पार्टी उभर के आ रही थी वो ये चाहते थे कि जो ओल्ड पार्टी यानी मोहम्मद बिन तुगलक के जो उमरा थे उनको कोई जगह ना मिले, तो इन्होंने उनको परसुएड किया कि आप इनको एग्जीक्यूट करें। तो फिर ख्वाजा जहां को उनको मार दिया गया। अब जब ये आप देखोगे मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक दिल्ली के सुल्तान बन गए। अगर आप प्रोफेसर सतीश चंद्रा को देखोगे, वो जब इनके चैप्टर इन पे वो लिखते हैं तो उसका जो टाइटल वो बांधते हैं वो है कि रिएसर्शन ऑफ स्टेट बेस्ड ऑन बेनेवोलेंस एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो एक बेनेवोलेंट स्टेट वजूद में यहाँ से आती है, यानी फिर से वो एसर्शन यानी वो सामने होके आती है जहाँ वेलफेयर पीपल का हो। लेकिन फिरोज शाह तुगलक जिस तरह का उनका टेम्परामेंट था, कैरेक्टर था, और जिस तरह की उनकी कैपेसिटी, वो कोई मिलिट्री रूलर यानी ये साबित नहीं हो सकते कि एक बड़े मिलिट्री रूलर यानी कोई वारलाड़ इस तरह के। तो उनका बड़ा एक एक नरम तबीयत के इंसान थे, तो ब्लडशेड को वो पसंद नहीं करते थे। लेकिन आखिरी उम्र में थोड़ा उनका वो रिलीजन उन पर ज़्यादा हावी हो गया, खुसूसन जब वो मसूद सालार गाजी उनके मज़ार पे चले गए। तो उनका पीरियड अगर हम देखते हैं तो उसमें ये जो चीप प्राइजेस और हाई वेजेस ये उसका पीरियड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और इसमें ना तो कोई फेमाइन ना तो कोई एपिडेमिक आया, यानी कोई कहत नहीं आया इसके दौर में। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो मंगोल इनकर्जन या इन्वेजन लगातार होते थे दिल्ली सल्तनत में, इनके पीरियड में कोई बड़ा इन्वेजन नहीं हुआ, तो रेबेलियन भी कोई खास नहीं हुए। लेकिन एक जो इनके दौर में हुआ कि दिल्ली सल्तनत डिसइंटीग्रेट शुरू हो गई, दिल्ली सल्तनत का जवाल आना शुरू हो गया। और फिर हम देखते हैं कि सिंगल असैसिनेशन अटेम्प्ट यानी एक बार कोशिश की गई थी कि इनका जान लेने की, और ओवरऑल बड़ा पीसफुल पीरियड इनका रहा। अब देखिए उसमें इनका पर्सनल कैरेक्टर क्या था कि एक तो जो वही मुस्लिम जो मोनार्कियल सिस्टम था यानी जो मोनार्की का कंसेप्ट था, उसके साथ साथ उन्होंने मजहब को दाखिल किया, यानी जो कुरान में लिखा गया था, जो हदीस में लिखा हुआ है, और फिर वेलफेयर ऑफ पीपल। ये फिरोज शाह का आप समझिए मोटिव था उस टाइम कि रिलीजन को अब स्टेट बिजनेस में यानी इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, इंडक्ट किया जाएगा, रिलीजन बेस्ड एक स्टेट बन जाएगी। दिल्ली सल्तनत उस टाइम की जब वो एक्सीड होते यानी जब वो दिल्ली के सुल्तान बन जाते हैं, तो हम देखते हैं जो साउदर्न स्टेट्स थी जो गयासुद्दीन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने जिनको कनकर किया था, तो वो धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत से कट हो रही थी, यानी वो फॉल अवे हो रही थी। इसी तरह से हम देखते हैं कि दौलताबाद जिसको सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में बनाया गया था, तो वो भी यानी दिल्ली की सल्तनत से निकल गया। फिर हम देखते हैं रेबेलियंस, यानी रेबेलियंस हो रहे थे गुजरात में, सिंध में और बंगाल में, यानी ये वो तमाम इलाके थे जिनमें रेबेलियन हो रहा था। वो असर्शन कर रहे थे इंडिपेंडेंस, यानी एक बिड उनकी तरफ से हो रही थी कि इंडिपेंडेंस हो। अब जब वो शुरुआत कैसे करते हैं उस पर हम नेक्स्ट पार्ट जब हम उन पे एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स वगैरह पे बात करेंगे उसमें हम वो बात करेंगे। लेकिन आज इस पे हम थोड़ा एक्सपेडिशन उनके टाइम में, मैंने ये कहा कि वो कोई बड़े यानी जो उनका कैरेक्टर था, जो उनका टेम्परामेंट था, तो वो कोई बड़े मिलिट्री लीडर साबित नहीं हो सकते थे। तो वही फिर मैनिफेस्ट हुआ उनकी कंपेन्स में
ये भी मैंने बताया कि बंगाल में रेबेलियस टेंडेंसीज थी, वो ब्रेक हो रहा था एम्पायर से, सल्तनत से। तो 1353 में फिरोज शाह तुगलक ने एक्सपेडिशन यहाँ पे शुरू की इसके खिलाफ, बंगाल के रूलर के खिलाफ। हाजी इलियास शाह जो वहाँ का रूलर बन गया था, इकडाला के फोर्ट में वो बैठ गए। तो एक हाफ हार्टेड थी ये अटेम्प्ट। हम देखते हैं दोबारा से 1359 में उनके बेटे के खिलाफ, जिनका नाम था सुल्तान सिकंदर शाह, तो उनके खिलाफ यहाँ पे एक्सपेडिशन। तो ये यानी हमें पता चलता है कि जब वो कनकेस्ट के करीब थे, यानी मुसलमान या जो दिल्ली के फोर्ट्स उनको कामयाबी मिली, उसी टाइम फिरोज ने कहा कि ये सीज हटा दी जाए, क्योंकि उनकी पॉलिसी थी कि मुसलमान का खून नहीं बहना चाहिए। तो उसने कहा था कि मुझे वहां से औरतों और बच्चों की चीखें सुनाई दे रही थी, दैट इज वाई दिस सीज शुड बी लिफ्टेड, यानी कि इसको खत्म किया जाए, उसको ऐसे ही रहने दिया जाए। अच्छा, 1357 में एक बड़ा वाक़ा हुआ था। उस टाइम उनको जो वो खिल्लत वो मिली थी, कहाँ से, जो उस टाइम का खलीफा था कैलिफ अल हाकिम, जो इजिप्ट में खलीफा था, उसने 1356 में उनको वो खिल्लत भेजी। अच्छा, 1360 में उसने ओरेसा की तरफ कंपेन की, जिसको हम जाजनगर कहते हैं। यहाँ पे दो व्यूज है, और कुछ कहते हैं कि जो जगन्नाथपुरी का मशहूर टेम्पल है, तो उसने वहां पे विजिट की और वहां से वो आइडल्स लेना चाहता था ताकि वो म्यूजियम में रखे। लेकिन एक और व्यू यही है कि वो डेसेक्रेटेड, उसने उनको गिराया, बुत वहां पे तोड़े, क्योंकि उन पे मजहब का बड़ा बड़ा असर था। तो ये 1360 में जाजनगर या उड़ीसा की कंपेन होती है। अच्छा, 1361 में सिरहिंद, जो यहाँ पे नागरकोट था, फोर्ट बड़ा मशहूर था, उस पे फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पे एक्सपेंशन उसकी तरफ की। 1363 में उसने गुजरात को वापस यानी ऑक्युपाई करने की कोशिश की। अच्छा, उनकी बड़ी कंपेन ठट्ठा की थी, यानी सिंध की थी। इट वाज फ्रॉम 1365 टू 1377, यानी 1365 से लेके 1367 तक। तो इसमें जो वहां के रूलर थे जाम और बीबा, कुछ ने इनको बनबिना लिखा है, तो ये जाम और बहबिना ये वहां के लीडर थे, तो लोकल लीडर थे। उनको पनिश करने के लिए ये कंपेन फिरोज शाह तुगलक ने चलाई, यानी ठट्ठा कंपेन 1365। अच्छा, इसी तरह से 1374 में उनके बेटे फतेह खान की डेथ होती है। 1377 में फिरोज शाह ने इटावा, यहाँ पे जमींदार ने रेबल किया था, तो उनको पनिश करने के लिए 1377 में फिरोज शाह यहाँ पे गए। और 1380 में उन्होंने ये जो खारकू था, राजा कटिया रोहेलखंड का राजा था, उसके खिलाफ कंपेन की। अब हम नोबेलिटी पे बात करें, उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस था, तो उसमें वो एक चाहते कि एक स्टेबल और कोहेसिव हो। तो उसमें जो मोहम्मद बिन तुगलक के लॉयल उमरा रहे थे, उनको ऐसे ही रहने दिया जाए। तो हम देखते हैं कि खास एक आदमी था खानजहा मकबूल, तो उसको बड़ा पोस्ट दिया गया और उसको बाई कह के फिरोज शाह तुगलक पुकारते थे। मोहम्मद बिन तुगलक में हमने बात की थी कि उनको फॉरेनर्स के साथ बड़ा लगाव था, यानी बड़े फॉरेनर्स को उन्होंने पोस्ट दिए गए, लेकिन इनके कोई खास फॉन्डनेस लाइकिंगनेस नहीं थी फॉरेनर्स के लिए। तो उन्हें सुना था कि ठट्ठा में लोग इंतजार कर रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक का, तो उनको पैसे दे के कहा कि आप मिस्र, शाम, सेंट्रल एशिया जहां से भी आप आए वह वापस चले जाए। इसी तरह से हम देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की पॉलिसी थी लो बारन, यानी उनको भी इंडक्ट किया जाए नोबेलिटी में, लेकिन ये लो बारन या जो ये जो नीचे दर्जे के लोग थे, कास्ट से बिलोंग करते थे, उनको नोबेलिटी में हिस्सा नहीं देना था। लेकिन जो नोबेलिटी जो भी लोग थे, उनको हाई सैलरीज फिरोज शाह तुगलक ने दी। हमें जो पता चलता है कि जो स्लेव्स दिल्ली सल्तनत में होते थे, वो इनके दौर में भी जारी रहा। अफीफ जो हिस्टोरियन है, वो लिखता है कि 1,80,000 यानी 1,80,000 ये मतलब उनके स्लेव्स थे। तो स्लेव्स के लिए एक खास डिपार्टमेंट उसने बनाया, जो कि विजारत को आंसरेबल नहीं था, यानी विजारत से हट के स्लेव्स के लिए एक खास डिपार्टमेंट बनाया। और स्लेव्स गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट में इसने लाए, इन्हें काम पे लगा दिए। तो वो ममलूक जिस तरह इजिप्ट में हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, अब इन्होंने भी उसको जारी रखा।
तो इसके बारे में कहा जाता है कि जो रिलीजियस क्लास था या उलमा क्लास था, उन्होंने इसके एंथ्रोनमेंट में यानी इनको सुल्तान बनाने में एक बड़ा रोल प्ले किया था। सो जब ये अब रूलर बन जाते हैं दिल्ली सल्तनत के, तो उलमा को इनने खास तवज्जो दी कि उलमा को दिल्ली सल्तनत में जो उमरा है उनमें उनको एक मकाम दिया जाए। अब इसके बाद यानी एक्सपेडिशन, फिर दिल्ली सल्तनत का जवाल कैसे होता, ये कंपेन तकरीबन सारे हम अगर आप इसको फेलर भी ना कहो, लेकिन इनसे कोई नतीजा यानी लॉजिकल जिसको हम कह सकते हैं कंपेन्स थी, बल्कि हाफ हार्टेड कंपेन्स थी, कोई खास दिल्ली सल्तनत में फ़र्क नहीं पड़ा। और फिर जो कुछ दिल्ली के सल्तनत के एरियाज थे वो धीरे धीरे होके वो दिल्ली सल्तनत से अलग होने लगे, यानी दिल्ली सल्तनत वो अलग अलग होने, डिसइंटीग्रेट होने लगी। तो अब इनका जो है रिफॉर्म्स बड़े हैं, इनके अचीवमेंट्स भी है, तो उस पर नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे। आज इसी पे इसको कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।